जी, 39,750 रिटेल प्राइस बचे हुए सामान की है। ये एंडिंग इन्वेंट्री ही बता रहा है, लेकिन ये एंडिंग इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री है। तो सर ये कौन सी है? यानी हमारी कंप्यूटेशन के मुताबिक हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ये बनती है, ठीक है। अच्छा, जबकि फिजिकली जब हमने जाके अपने गोडाउन में चेक किया, मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब हो गई है, बहुत खराब नहीं है, सही है। तो लिस्टेबल है, यानी आप उसको सुन सकते हैं, आपको समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही पागल हो गए, बोलने क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो क्या पढ़ाने से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नहीं अलिया, मेरे पास अब आवाज़ बिल्कुल सही है। मतलब मैं दूसरे अपने, मैंने सर ने पूछा था अशरफ ने, अगर आपने सुना हो कि खान कौन है, खान नहीं है। आवाज़ थोड़ी सी खराब जरूरी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। यस सर, खराब ही हो रही है आवाज, मतलब हाँ, आ लेकिन रही है, फिर समझ कट रही है, फिर आ रही है। समझ तो आ रही है ना मेरा बच्चा। चलो, 39,750 रुपीज़ का सामान मौजूद है। सर फिजिकल इन्वेंट्री किसे कहते हैं? गौर से सुनने जो लोग मौजूद हैं। मैं अपने पास लिख के बैठा था कि मेरे पास 100 रुपए का सामान था पहले दिन, पूरे साल में 400 का खरीदा, मेरे पास मौजूद है 500 रुपए का सामान, ईयर एंड पर 50 रुपए का बचा, 450 का मेरे पास से चला गया। ये मेरी कंप्यूटेशन है। अच्छा, मैं माजिद ये भी बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं है, इसके बारे में भी बोल देता हूँ, पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि देखो, फिजिकल इन्वेंट्री ईयर एंड पर क्या होती है। एक हम किताब में लिख कर बैठे हैं कि हमारे पास 50 रुपए का सामान बचा। अब अकाउंटेंट ने जूनियर अकाउंटेंट, क्लर्क अकाउंटेंट को कहा, जाओ गोडाउन में जाओ और जाके चेक करो, ये लोग कह रहे हैं 50 रुपए का सामान है गोडाउन में, क्या 50 रुपए का है? तो वो गोडाउन में गया। तीन पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, गोडाउन में 50 रुपए का ही सामान मौजूद है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी, वो गोडाउन में गया, जाके उसने देखा गोडाउन में सामान मौजूद है 60 रुपीज का। नंबर 3 पॉसिबिलिटी, वो गोडाउन में जाता है, गोडाउन में जाके देखता है सामान मौजूद है 45 रुपीज का। इसका मतलब है कभी उसे ज्यादा सामान भी नजर आ रहा है, कभी उसे कम सामान भी नजर आ रहा है, ऐसा ही है। तो और कभी उसे उतना ही नजर आ रहा है जितने का किताब में लिख के बैठे थे। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा कंप्यूटेशन करते हुए गलत लिखने से भी हो जाता है। स्टॉक रूम में जो शख्स माल का हिसाब किताब रखता है, उसने लिखते में कोई मिस्टेक कर दी, या हमारे पास जो माल है वो कुछ इस किस्म का है कि वो हवा में एवोपरेट हो जाता है, कि वो जब हम बांट रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं, तो वो बांटते हुए थोड़ा बहुत ज्यादा या कम चला जाता है। मसलन पेट्रोल की इन्वेंट्री होगी तो एवोपरेट होगी, या कोई ऑयल की इन्वेंट्री होगी तो वो लीक भी हो सकती है, बेचते हुए ज्यादा भी थोड़ा बिक सकता है और कम भी बिक सकता है। तो हम अगर अपने पास 50 लीटर ऑयल रख के बैठे थे, साल के आखिर में हमारी किताब कह रही है हमारे पास 50 लीटर ऑयल होना चाहिए, क्योंकि हमने 450 लीटर बेच दिया। तो जब 50 लीटर होना चाहिए तो हमने जाके फिजिकली चेक किया कि 50 लीटर है, तो वो 50 लीटर भी हो सकता है, 50 लीटर से ज्यादा भी हो सकता है, और 50 लीटर से कम भी हो सकता है। सर कितना ज्यादा कितना कम कुछ भी हो सकता है, ये हमें इस पे बहस नहीं करनी, हमें सिर्फ ये समझना है कि फिजिकल इन्वेंट्री किसे कहते हैं, हकीकत में जो सामान है। तो अब जरा देखो, हकीकत में रिटेल प्राइस के मुताबिक 39,750 का सामान बचा। मैं आया इधर दूसरी स्क्रीन पर और मैंने कहा लेस एयर एंड फिजिकल।
कितने की है ये? 3975। और अगर मेरे रिटेल प्राइस के मुताबिक 44,400 का सामान बचना चाहिए था, तो मेरे पास तो बचा है कितने का? 39750। इसका मतलब है 4,650 का ज्यादा है या क्या है? जवाब नहीं आया आप लोगों का। मेरे पास कितने की शॉर्टेज इन्वेंट्री की, समझिए इस बात को। मेरे पास शॉर्टेज हो गई है 4,650। आप लोग मीटिंग में है ना? इसी तरह अब मैं कहूँगा कि भाई अगर 4,650 रुपए का माल शॉर्ट हो गया तो फिर यकीनन कॉस्ट में भी कुछ शॉर्ट हुआ होगा। तो ये इसका कितने परसेंट था? 62। शॉर्टेज भी इसका 62% होगी। सिंपल। यानी हम समझ रहे थे हमारे पास माल मौजूद है रिटेल के मुताबिक 44,400 का, लेकिन हमारे पास इतने का सामान मौजूद नहीं है। तो फिर कितने का मौजूद है? अच्छा, तुम्हें पता है कि जूम में तुम अपनी स्क्रीन भी जूम कर सकते हो, ये पता है ना तुम्हें? तुम्हें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी स्क्रीन को खुद, मोबाइल पे हो तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लो। ठीक है, तुम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सिर्फ महाजेब का क्वेश्चन आया हुआ है और आवाज मेरा ख्याल मुनासिब है। चलो आगे, समझ आ गया? बस ये इतना सा बताना था मुझे, खत्म हो गया ये क्या हो गया? यस सर, नो सर, कुछ नहीं कर रहे तुम लोग। मुश्किल बात कह दी क्या मैंने? बहुत शुक्र है नाई साहब ने यस सर बोल दिया। बाकी लोग मीटिंग में सो रहे हैं क्या? मैं भी नहीं पता। चाय पीनी चाहिए। तो आगे बढ़ूं? चला, समझ आ गया है ना? अब दो लाइनें कह देता हूँ इसकी शान में। ये जो लिखा है एडिशनल मार्कअप, एडिशनल मार्क डाउन, ये क्या होता है? देखो महाजेब, आप भी सुन लो क्योंकि सवाल आपने किया, बाकी लोग भी सुनना। एक मिनट। वो सामान बेचने वाला गली से गुजरा था तो मैंने कहा बेहतर होगा कि खामोश हो जाए। मेरे बच्चों, एडिशनल मार्कअप कब होता है? जब हम जो माल खरीद के लाते हैं हम उसकी प्राइस खुद से बढ़ा देते हैं, ये सोचकर कि मार्केट में आजकल चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। यानी जो सामान मैंने 3,07,000 में खरीदा था, मैं उसकी कीमत को बढ़ा देता हूँ, मार्कअप उसमें ऐड कर देता हूँ, एडिशनल मजीद अमाउंट, ताकि जब मेरी रिटेल प्राइस के मुताबिक मेरे पास ज़्यादा सामान होगा तो मैं उसे बेचूंगा भी ज़्यादा में। सर ऐसा क्यों करते हैं? जब हम देखते हैं कि मार्केट में चीज़ों की कीमत बढ़ गई है और मैंने जिस सामान को 3,07,000 का खरीदा था, मैंने, आवाज़ अटकी थी तो मैं रिपीट करता हूँ, मैंने जिस सामान को 3,07,000 का खरीदा था, अब वो मार्केट में 3,07 का नहीं बल्कि ज़्यादा का है, तो मैं उसमें कुछ पैसे अपने पास से ऐड कर देता हूँ, उसे कहते हैं एडिशनल मार्कअप। अच्छा, इसी तरह जब मैं किसी चीज़ को मार्केट में 3,08,000 का बेचना चाह रहा होता हूँ और मार्केट में मुझे पता चलता है कि यार आजकल तो चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं, तो मुझे अपनी सेल की जो रिटेल प्राइस है उसे थोड़ा सा
कम करना पड़ता है। तो मार्क डाउन को सेल में से क्या करो, लेस, और एडिशनल मार्कअप को परचेज में क्या करो, ऐड। मार्क डाउन का मतलब है कम करना और मार्क अप का मतलब है बढ़ाना। जी वहां से रिप्लाई करें, समझ आया? बाकी माजिद को नहीं पढ़ा, अलीहा, लाइबा, नाइश, तलहा, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। यार आज तो बिल्कुल क्लास में अटेंडेंस ही नहीं है। आज इतना इम्पोर्टेंट पढ़ाना है मुझे, वो बच्चे जो हैं वो बता आराम से हमारे। अब हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बड़ा कर लो खुद अपने मोबाइल पे स्क्रीन को चाहो तो, और जरा 2 मिनट है ये पढ़ लो आराम से, पूरे 2 मिनट के काम है। अंग्रेजी में है, जहाँ जो वर्ड समझ नहीं आया फौरन पूछोगे ये समझ नहीं आया। फातिमा का जूम क्यों नहीं चल सकता भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? जूम तो सबका चल रहा है भाई। अपडेट करके देख ले फातिमा, हो सकता है तो जूम अपडेट ना हुआ। ये सर उन्होंने अपडेट भी कर लिया, डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड कर लिया, लेकिन उनका चल नहीं रहा। अरे यार ये एक मसला है। अल्लाह मालिक है। गैर जरूरी अनम्यूट ना करें। फातिमा को बोलो अपडेट करे और फिर चल जाएगा। तोला भाई का मैसेज आया मेरे पास, वो कह रहे हैं सर नहीं चल रहा था मेरे पास भी, मैंने अपडेट किया फिर चला। क्योंकि 30 के बाद ना ये अपडेट हुआ है, 30 मई के बाद अपडेट हुआ है। अरे मेरा तो अपडेट नहीं हुआ, मेरा चल रहा है। वो एक्स्ट्रा केस वो होता है ना, एक्सेप्शनल केस। तुम तो उस पर यूज करते हो ना कंप्यूटर पर, ऑटो अपडेट हो गया होगा, पता नहीं चला होगा। दो मिनट हो गए। कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, सारी अंग्रेजी समझ आ गई? बस एक एक लाइन कहता हुआ चला जाए। किसी भी बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट जो होता है वो उसकी इन्वेंट्री होती है। जो ट्रेडिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कैश रिसीवेबल से भी ज्यादा अहम चीज इन्वेंट्री होती है। क्योंकि एक बुक स्टॉल की शॉप पर, बुक स्टॉल पर, एक जनरल स्टोर पर, एक जनाब आपका स्पोर्ट्स शॉप पर, उसका माल सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है उसकी दुकान में मौजूद कैश से। उसके पास कैश इतना नहीं होता
जितना उसकी दुकान में माल होता है, हम कहते हैं लाखों रुपए का माल दुकान में, तो वो माल बेचने के लिए लेकर आता है और वो चाहता है ये माल जल्द से जल्द बिक जाए। तो इसका मतलब है वो जो माल है उसकी बड़ी अहमियत है, उसकी वैल्यू में एरर एंडिंग इन्वेंट्री में लीड करेगा, यानी वजह बनेगा मुख्तलिफ दूसरी चीजों की फिगर को बैलेंस शीट में खराब करने का, सच एज द टोटल करंट एसेट, टोटल एसेट्स एंड ओनर इक्विटी। कैसे? जब तुम अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को ज्यादा या कम लिख लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो एंडिंग इन्वेंट्री की कितनी नेचर होती है, मैं नाम लेके पूछ लूंगा, आप इज्जत इसी में जल्दी से बता दो, लिख के भेज दो। एंडिंग इन्वेंट्री की कितनी नेचर होती है? शाबाश। तो कितनी नाइस, और वो लिख के भी भेजनी है फिर कौन कौन सी, हाँ कौन कौन सी, क्या बात है, सोच लो पहली वाली। सही है रिजा, लिख के भेजो कौन कौन सी। लाइबा तुम कहाँ हो, पहला जवाब भेजो, मैं बता देता हूँ क्योंकि आज टाइम कम है, मुकाबला सा। बात यह है कि एंडिंग इन्वेंट्री की एक नेचर होती है एसेट और एक होती है इनकम। सही है माजिद? कैसे? एसेट डेबिट करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करते हैं इनकम के तौर पर, यानी और क्यों इनकम कहते हैं? खरीदते हुए हमने उसे माना था अपना खर्चा, जब वो इस साल नहीं बिकी तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, और जब वो इस साल का खर्चा नहीं है तो खर्चे को कम करो या उतने रुपए से इनकम को बढ़ा दो, बात एक ही होती है। सही है, आगे बढ़ रहा है। तो कह रहे अगर तुमने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को ज्यादा या कम किया तो उसका असर तुम्हारे करंट एसेट, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री एसेट और करंट एसेट होती है, और जब करंट एसेट ज्यादा या कम होंगे तो टोटल एसेट भी कम या ज्यादा हो जाएंगे। और ओनर इक्विटी पे कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि ओनर इक्विटी मालिक का हिस्सा है, और जब तुम एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा या कम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी इनकम भी कम या ज्यादा हो जाएगी। जब इनकम कम या ज्यादा होगी मेरे बच्चों तो डेफिनेटली इनकम कम या ज्यादा होने से मालिक को प्रॉफिट या लॉस भी कम या ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा तो मालिक की मिल्कियत में भी फर्क पड़ जाएगा, जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उसे उतना नहीं मिलेगा, उससे कम या उससे ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है एंडिंग इन्वेंट्री का एरर करंट एसेट्स, टोटल एसेट, ओनर इक्विटी को मुतासिर करता है। द एरर विल आल्सो इफेक्ट द की फिगर इन द इनकम स्टेटमेंट सच एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मतलब है सर? यार भाई अब तुम लोग अगर बिल्कुल बच्चे बन जाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चैप्टर तो खत्म हो गया है, हम तो सिर्फ प्रूफ कर रहे हैं कि तुम्हें यह आता है। तुम याद करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंप्यूटेशन में एंडिंग इन्वेंट्री होती है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। भाई मैं आज जूम पे इसलिए आया था ताकि तुम मुझे जवाब दो, प्रॉपर आवाजें आए, प्रॉपर जवाब दो, लेकिन तुम लोग तो सन्नाटे में बैठे हो, थ्योरी को इस तरह थोड़ी पढ़ाया जाता है सन्नाटे में। तो इसलिए रिप्लाई करो, या तो फौरन फौरन रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं कर सकते तो अनम्यूट करके जवाब दो, वरना मुझे बड़ी मुश्किल होगी पढ़ाते हुए। ये थ्योरी है, आप सो जाओगे। और अभी पार्टिसिपेंट भी देखो माशाल्लाह कितने रहेगा भैया, एक तो मैं खुद ही हूँ, एक नौ दो, लाइबा है, माजेब है, नाइश है, रिजा है, फातिमा से आया नहीं जा रहा, हुजैफा आए नहीं, तो बस देखें आप 1 2 3 4 5 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, ये हालत हो गई है। सही है, आगे बढ़ता हूँ। चला भाई चलेगा, क्या आ गया वापस। बस काम की बात यह है कि एंडिंग इन्वेंट्री में मिस्टेक आपकी जनाब अली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिस्टर्ब करेगी, आपके ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगी, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा तो नेट प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा, नेट प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा तो मालिक का हिस्सा भी, कैपिटल पे भी फर्क पड़ेगा। आवाज बीच में खराब हुई थी, मैं रिपीट करता हूँ। एंडिंग इन्वेंट्री में फर्क आने की वजह से
अब अगर तुम कहते हो कैसे, लो भाई लो, क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं शो करता हूँ। अच्छा जी, ये है कंक्लूजन। इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग के अमाउंट अब अगर ये एंडिंग के अमाउंट ज्यादा या कम करूंगा, 148 है ना, इसे 148 के बजाय मैं 150 कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे फर्क पड़ेगा या नहीं, जल्दी बताओ। और कितने से पड़ेगा ये भी बता दो। मैं अगर 148 के बजाय से 150 लिख दूं गलती से तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी? सब बच्चे लिख के भेजें जवाब। अगर मैं 1,48,000 एंडिंग इन्वेंट्री को 1,50,000 लिख दूं, यानी 2,000 रुपए ज्यादा लिख दूं, ओवर स्टेट कर दूं। ओवर स्टेट का मतलब ज्यादा लिखना। अगर मैं 2,000 से एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा लिखूं तो वो मेरी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सर। गुड्स सोल्ड को क्या करेगी? लिख के भेजो नाइश, सब बच्चे लिख के भेजें, बोले नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वो क्या करेगी? वेरी गुड रिजा। मैंने ये नहीं पूछा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी, मैंने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे उसका असर क्या होगा। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, सब ने जवाब दे दिया। तला भाई का जवाब नहीं आया। तला आप मीटिंग में हैं? नाइश का पहला वाला जवाब बिल्कुल सही है। तला मेरा ख्याल मीटिंग में नहीं है शायद ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और आप सब इस बात पे एग्री करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप रट्टा लगा के याद रखें या आप समझ के। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री विल अंडर स्टेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंग्रेजी में बोल दिया। एंडिंग इन्वेंट्री का ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती है। अच्छा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती है तो अब सोच के जवाब देना, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा होगा ग्रोथ प्रॉफिट। लिख के क्यों नहीं दे रहा जवाब पठान? बोल रहा हूं, लिख के दो। मैथमेटिक्स का चैंपियन है, मुझे अंदाजा हो गया है। अच्छी बात है, मैथ्स अच्छी होगी तो अकाउंटिंग भी अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, ये हुई ना बात, लिखा हुआ जवाब की बात ही अलग होती है। तूने पूरे मोहल्ले को बता दिया। बाकी लोग क्या लिख के नहीं भेज सकते? हाथों में मेहंदी लगाई हुई है। जल्दी जल्दी लिख के भेजा करो। यानी अब जुमला सुनना, एंडिंग इन्वेंट्री के ज्यादा होने से ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। एंडिंग इन्वेंट्री के ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी। दोबारा कह रहा हूं, एंडिंग इन्वेंट्री के ज्यादा लिखने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। यहां तक ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैथमेटिक्स के जुबान में कहूं कि एंडिंग इन्वेंट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रॉस प्रॉफिट के। एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी जितने से ज्यादा, उतने रुपए से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंडिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ाओगे कॉस्ट कम हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स की जुबान थी। अब अकाउंटिंग की जुबान भी समाप्त फरमाओ। एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर इनकम है। सर एसेट भी तो है, लेकिन अभी तो मैं इनकम स्टेटमेंट वाला पोर्शन देख रहा हूं ना। ये सब क्या है? या मेरा कर्सर घूम रहा है? ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट।
ये सब तो हिस्सा है ना इनकम स्टेटमेंट का। तो एंडिंग इन्वेंटरी की नेचर इनकम है। अगर ये इनकम है तो अगर ये मैंने ज्यादा लिखी, इनकम के ज्यादा लिखने से कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। इनकम के ज्यादा लिखने से कॉस्ट हो जाएगी कम। बाकी लोग नहीं लिख रहे यार, सिर्फ एक जवाब आया नाइश का मेरे पास। आप लोग कौन सी दुनिया में, जल्दी जल्दी लिखें। मोबाइल पे लिखना मुश्किल होता है शायद, मुझे इस बात का अंदाजा है। हाँ, मोबाइल पे लिखना मुश्किल होता है, सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्या करूँ, मुझे आप आदत हो गई कि आप इंटरेक्टिव सेशन होता है तो अच्छा रहता है। इसका मतलब हुआ आवाज मेरा माइक। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एंडिंग इन्वेंटरी की नेचर इनकम है। इनकम ज्यादा लिखने से कॉस्ट कम हो जाएगी, इनकम ज्यादा लिखने से ग्रॉस प्रॉफिट शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। खुश बात। वहां से कहाँ चली गई? माजेब और तलहा शही। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ग्रॉस प्रॉफिट तक समझ लिया। अब कॉमन सेंस की बात है, एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा होगी। अब तुम सब जवाब देना। हाँ, एंडिंग इन्वेंटरी